वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निवेदिता एजुकेशन कॉर्नर। जी हाँ, मैं निवेदिता अपने निवेदिता एजुकेशन कॉर्नर पर आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम फिजिकल मेजरमेंट के पार्ट 4 के कुछ टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। अब तक मैंने फिजिकल मेजरमेंट के पार्ट 1, 2 एंड 3 को कवर किया है। अगर अब तक आपने उस पार्ट में विजिट नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार फिजिकल मेजरमेंट के पार्ट 1, 2 एंड 3 को विजिट करने के बाद आप पार्ट 4 को देखें। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं फिजिकल मेजरमेंट के पार्ट 4 के किन किन बिंदुओं पर हमको आज डिस्कस करना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे एसआई के कौन कौन से मूल मात्रक होते हैं, एसआई पद्धति में कौन कौन से कुल मूल मात्रक होते हैं। दूसरा चीज़ हम पढ़ेंगे एसआई राशि व उसके मूल मात्रक के क्या क्या नाम होते हैं और एसआई के पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। इन सब टॉपिकों पे आज हम डिस्कस करते हैं और आशा है कि आपको हमारे इस डिस्कशन से क्लियरिटी हो पाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 7 बेसिक यूनिट्स ऑफ एसआई, मतलब एसआई हमारी पद्धति जो है, हमने बात किया था कि एसआई यूनिट्स जो होती हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक पद्धति, ये पद्धति हमको आप एक बार पीछे जा कर के आप एक बार देखेंगे तो 1960 ईस्वी में इस पद्धति को हमने स्वीकारा था अंतर्राष्ट्रीय तौर पे माप तौल के लिए। इस पद्धति को फ्रेंच भाषा से लिया गया था और इस पद्धति का पूरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति होती है। इस पद्धति को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने पिछले क्लास में इस पे डिस्कशन किया है, एक बार आप ज़रूर उस पे जा कर के देख लीजिएगा। तो हम चलिए बात करते हैं कि हमारे जो एसआई मात्रक होती है, इस मात्रक में कुल कितनी मूल राशि पे बात की गई थी। पिछले क्लास में ही मैंने इस बात पे डिस्कशन किया था कि इसमें कुल 7 मूल राशि पे डिस्कशन किया गया था। 7 मूल राशि के बारे में बताया गया था। उनके अपने अपने एक मानक निर्धारित किए गए थे जिसको हम मात्रक बोलते हैं। तो 7 हमारे पास कुल फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, जिसके 7 कह सकते हैं यूनिट्स होते हैं और उनके क्या क्या सिंबल होते हैं, कैसा कैसा प्रतीक होता है, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो मूल राशि होता है वो लंबाई, फिर हम बात करते हैं द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। एक परेशानी इसमें होती है कि बहुत से स्टूडेंट्स जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहता है, उनके लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या है पदार्थ की मात्रा या ज्योति तीव्रता, ये सब क्या है। तो जैसे अब हम यही कह सकते हैं इसके लिए कि देखिए, इस क्लास में तो हम इस सब टॉपिक पे डिस्कशन नहीं कर सकते हैं कि हम आपको पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, ये सारी चीज़ों को बता सकें। लेकिन हाँ, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी टॉपिक कवर की जाएंगी। तो एक बार आप ज़रूर वहाँ विजिट करिएगा और वो वीडियो आपको मिल सके, इसके लिए तो अब यही हम कह सकते हैं कि एक बार आप बेल आइकन को दबाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जब भी मेरा इस तरह का कोई वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास लंबाई, द्रव्यमान, समय, और जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं भी रहता है तो हम एक बात ज़रूर कहेंगे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय और धारा का मतलब जो आपके घर में विद्युत इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये सब नाम आपके दिमाग में एक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट तो रहता ही है। तो ये हमारे पास कुल 7 मूल राशि हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख पा रहे होंगे। मैंने लिखा है मूल राशि के नीचे 7 हमने नंबर डाला है और ये 7 मूल राशि हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एसआई के अंतर्गत ये 7 मूल राशियाँ आती हैं। उनके क्या क्या मानक निर्धारित किए गए, इस पे हम लोग समझ लेते हैं। तो हमने जैसा कि पिछले क्लास में बताया था, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, पदार्थ की मात्रा को मोल में और ज्योति तीव्रता को कैंडिला में मेजर करते हैं। एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडिला, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, इन सब के भी अपने अपने डिफिनीसन होते हैं और जो बीटीसी के सिलेबस में इनके डिफिनीसन पे डिस्कशन किया गया है। तो मैं अपना जो नेक्स्ट क्लास मेरा जो रहेगा उस पर मैं मीटर पे बात करूँगी, उसके अगले क्लास में मैं किलोमीटर पे, और इस तरह से मैं सारे इस मात्रक पे
एक एक क्लास दे करके डिस्कशन ज़रूर करूँगी। तो आप आगे आने वाले वीडियो में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडिला, इन सारे को डिटेल में पढ़ सकेंगे। इन सारे पे मैं इसके बाद वीडियो बनाऊंगी, तो ये सारे टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में ये सारे टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। इनके अपने एक प्रतीक होते हैं जिससे हम शॉर्टकट में इनको लिख सकें, जिसमें मीटर को एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को एस से, एम्पियर को कैपिटल ए से, केल्विन को कैपिटल के से, मोल के MOL से, और कैंडिला को CD से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनके प्रतीक होते हैं। ये मैंने टेबल पहले से ही बना रखा था क्योंकि इसको लिखने में काफ़ी टाइम लगता और आपको साथ ज़्यादा टाइम देना पड़ जाता है, इसलिए मैंने पहले से ही इसका एक टेबल बना रखा था ताकि कम टाइम में आप इन टॉपिक को देख सकें। तो ये हमारे पास कुल मूल राशि, मात्रक उनके और उनके प्रतीक, ये इतने हुए। इस सिस्टम का प्रयोग हम सबसे ज़्यादा करते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय है और इसका प्रयोग हम अपने फिजिक्स में या अपने मेजरमेंट में कह सकते हैं कि इसका हम प्रयोग सबसे ज़्यादा पाते हैं। इस सिस्टम, इस पद्धति का हम यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं। अच्छा, एक बात और है, हमने पिछले क्लास में बताया था कि जो हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति होती है, इसमें 7 मूल मात्रक के अलावा 2 पूरक मात्रक पर भी डिस्कशन किया गया था। इसके 2 पूरक मात्रक भी बताए गए थे। वो कौन कौन से पूरक मात्रक होते हैं उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। तो हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के जो यूनिट्स होते हैं, कह सकते हो आप SI प्रणाली के जो पूरक होते हैं वो 2 पूरक होते हैं। 2 पूरक राशियाँ होती हैं और उनके 2 पूरक मात्रक होते हैं। पहली हमारी राशि होती है समतल कोण, दूसरी होती है घन कोण। समतल कोण मतलब प्लेन एंगल, घन कोण मतलब सॉलिड एंगल। मतलब यहाँ पर प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये 2 इसके हम कहते हैं कि 2 राशि होती है SI प्रणाली में। ये 2 पूरक राशियाँ पाई जाती हैं, समतल कोण और घन कोण। अभी तो मैं समतल कोण और घन कोण को बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ इतना हम डिस्कस करते हुए चलते हैं कि समतल कोण का 2D में होता है, 2 डायमेंशनल कोई चीज़ होती है तो वहाँ पे समतल कोण आते हैं, और जहाँ पर 3 डायमेंशनल की बात की जाती है वहाँ पे घन कोण आते हैं। आप ये समझिए कि कोई प्लेन एंगल जब मेजर किए जाते हैं, प्लेन एंगल का मेजरमेंट होता है तो वहाँ पे हम करते हैं रेडियन का प्रयोग। प्लेन एंगल को, समतल कोण को मापने के लिए रेडियन का प्रयोग करते हैं, और घन कोण मतलब सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए स्टेरेडियन का प्रयोग करते हैं। हमने यहाँ पर ये 2D स्ट्रक्चर बनाया है। आप बचपन में भी ये कोण का मेजरमेंट करते थे। इस कोण के को हम D थीटा या थीटा से आप रिप्रेजेंट करते थे। वही एंगल जब बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हो जाता है तो हम उसके आगे D लगा देते हैं। तो ये D थीटा जो हमको दिखाई दे रहा है ये 2D स्ट्रक्चर के लिए है, तो ये रेडियन में मेजर किए जाते हैं, मतलब हमारे एंगल वगैरह जो होते हैं। और ये यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर है किसी स्फीयर वगैरह के लिए, तो यहाँ पे हम D ओमेगा, या ये दोनों D ओमेगा पढ़ते तो दोनों को D ओमेगा ही हैं, तो सॉलिड एंगल को हम D ओमेगा मतलब स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। ये स्टेरेडियन का सिंबल होता है, मतलब प्रतीक होता है। ये रेडियन का सिंबल होता है, ये उसके प्रतीक होते हैं। तो ये स्टेरेडियन और रेडियन, समतल कोण और घन कोण, ये 2 होते हैं। ये प्लेन एंगल तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, क्योंकि हमारे जो छोटे क्लास होते हैं तभी से हम 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री सब ड्रॉ करने लगते हैं। तो प्लेन एंगल 2D के एंगल पे तो आपको कोई एक मोटा मोटी तो आपके दिमाग में बैठा ही होगा कि एंगल कैसे बनते हैं कोण वगैरह का, तो ये आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि घन कोण में आपको तब परेशानी होगी जब आपने फिजिक्स को हायर क्लास में नहीं पढ़ा होगा, तब आपको शायद सॉलिड एंगल में दिक्कत आ सकती है। तो सॉलिड एंगल हमने फिजिक्स क्लास में जब हम गॉस थ्योरम पढ़ाएंगे तो गॉस ने सॉलिड एंगल पे डिस्कशन किया था, तो वहाँ पे गॉस थ्योरम पढ़ाते समय सॉलिड एंगल को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तो हम इतना ही कहेंगे कि सॉलिड एंगल को आप समझ लीजिएगा कि सॉलिड एंगल एक 3D स्ट्रक्चर पे होता है। किसी भी कहते हैं कि स्फीयर वगैरह से जो स्फीयर जो होती है उसके लिए इस एंगल का हम यूज करते हैं। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, किसी गोले के सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनते हैं वो हमारे घन कोण होते हैं। मुझे पता है कितना शॉर्टकट में मैं बता दूंगी तो आपको सॉलिड एंगल नहीं समझ में आएगा, तो सॉलिड एंगल पे फिर हम नेक्स्ट क्लास में किसी में अलग से सॉलिड एंगल पे डिस्कशन कर लेंगे। तो हमारे पास ये 2 पूरक राशि, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल,
मतलब समतल कोण और घन कोण, और उसके दो पूरक मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन होते हैं। इस तरह से हमने इतना पढ़ लिया कि जो हमारे SI पद्धति होती है उसके कुल 7 मूल राशि, उनके 7 कह सकते हैं कि यूनिट्स, और उसके प्रतीक जो उनके पूरक होते हैं, उस पूरक में 2 पूरक राशि और उसके 2 पूरक मात्रक होते हैं। इतने टॉपिक को हमने डिस्कस किया। थोड़ा बहुत और टॉपिक को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कुछ टॉपिक और देखते हैं। सबसे पहले चीज़ ये समझते हैं, क्या ज़रूरत थी CGS, FPS और MKS और SI इस तरह से यूनिट सिस्टम बनाने की? सबसे पहले देखते हैं ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों हमने फिजिक्स को इतना लेंदी किया। फिजिक्स को और शॉर्टकट में पढ़ा जा सकता था, हम MKS में ही पढ़ लिए होते, सबको SI में ही पढ़ लिए होते, जो हमको ठीक लगता हम उसी में पढ़े होते। इतनी सिस्टम बनाने की ज़रूरत क्या थी? तो आप ये जान लीजिए कि हम हर क्वांटिटी के एक ही मानक में हर क्वांटिटी को कवर कर लें, ऐसा नहीं हो पाता है। आपको ख़रीदना हो अगर आलू तो आप केजी में ख़रीद सकते हो, लेकिन आपको गोल्ड ख़रीदना है तो आप केजी में नहीं मांगते हो, उसके लिए आपको छोटी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही हम कह दें, अगर आपको अपने घर से अपने किसी पड़ोसी के घर का दूरी नापना हो तो आप मीटर में या किलोमीटर में मेजर कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ से पृथ्वी से आपको नापना पड़ जाए कि पृथ्वी से किसी दूसरे प्लानेट के बीच की दूरी क्या है, या पृथ्वी से सन, अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो किलोमीटर में अगर हम मेजर करेंगे तो उसकी जो कहते हैं ना क्वांटिटी, उसका मेजरमेंट बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो हम लोग प्रकाश वर्ष वगैरह का यूज करते हैं। मतलब कि जैसा क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी जिस अमाउंट में हम कह सकते हैं होता है, उसके अकॉर्डिंग हम यूनिट को अपना रखते हैं। जैसे अगर हमारे पास बहुत छोटी दूरी है, जिसके जैसे कि हम कह दें न्यूक्लियस की साइज, तो हम क्या करते हैं, उसको हम बहुत छोटे डिस्टेंस यूनिट में मेजर करते हैं। जैसे आपने सुना होगा एगस्ट्रॉन का नाम, एगस्ट्रॉन में मेजर करते हैं, क्योंकि इस छोटे से डिस्टेंस को जो न्यूक्लियस होती है, एटम की न्यूक्लियस, उसको अगर हम सेंटीमीटर में, फुट में, किलोमीटर में सब मेजर करें तो वो बहुत फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा, मतलब 1 फ्रैक्शन बनता जाएगा, काफ़ी फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, वो फ्रैक्शन फॉर्म में इतना ना आ सके, वो टिपिकल ना हो सके, उसके लिए हमने एक छोटे से यूनिट का यूज किया है, एगस्ट्रॉन। तो जैसे हमारे पास लाइट ईयर बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, बड़े से डिस्टेंस को मेजर करने में हम यूज करते हैं। कुंटल हुआ बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, बड़े से डिस्टेंस को मेजर करने में, बड़े से वेट को, मास को मेजर करने में उसका यूज करते हैं। तो अमाउंट क्या है, राशि के अमाउंट क्या है, किस तरह का है, उस हिसाब से हमने क्या किया, अपना यूनिट तय किया। अगर ऐसा नहीं है कि आप एगस्ट्रॉन के चीज़ों को अगर आपने सेंटीमीटर में मेजर किया तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर हम कहेंगे कि वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, काफ़ी फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा, वो हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक प्लानट से दूसरे प्लानट के बीच का डिस्टेंस सेंटीमीटर में मेजर करने लगे, एगस्ट्रॉन में मेजर करने लगे, तो एगस्ट्रॉन काफ़ी बड़े डिजिट में आ जाएगा, वो भी हमारे लिए टफ हो जाएगा, उसको अपने मेमोरी में रखना टफ हो जाएगा। तो किस जगह पे हमको कौन सा यूनिट यूज करना है ये हम ध्यान देते हैं। जैसे अपने घर में क्या होता है, हम ये डिसाइड करते हैं कि किस पर्सन को कितने डाइट की ज़रूरत होती है, ये नहीं कि पर्सन कोई रहे हम इसको इक्वल डाइट देंगे। तो ये हम ये कोशिश करते हैं कि ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को वहाँ पे रखा जाए, मानक अपनी रखी जाए। तो अमाउंट बड़ा है या छोटा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, CGS, FPS, SI या एगस्ट्रॉन आप किस में मेजर करते हो ये देखा जाता है। दूसरी बात हम करते हैं, दूसरी बात हम इस चीज़ पे कर लेते हैं कि हमारा जो लंबाई था, उस लंबाई को हमने मेजर किया, मीटर में कह सकते हैं, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, इसमें मेजर हम करते हैं। हम उसी में द्रव्यमान को भी क्यों नहीं मेजर कर लेते, द्रव्यमान को भी करें मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, ये भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं। अगर हम ऐसा करते हैं, दोनों का एक ही मानक तैयार करते हैं, तो भी शायद क्लियरिटी में, क्वांटिटी को समझने में, क्वांटिटी किस नेचर का है इसको जानने में हमको परेशानी होती। हम कहते कि हमको 1 लीटर दूध दे दीजिए, और फिर हम कहते हैं कि हमको 1 लीटर आलू दे दीजिए, तो इसमें क्या होता है, हमने दोनों को लीटर लीटर में ही माना। ये एक उटपटांग सा कॉन्सेप्ट ही समझ में आ पा रहा है, जैसे लग रहा है कि नहीं कुछ
द्रव्यमान को आप जिसमें मेजर कर पा रहे हो उसी में आप लेंथ को भी मेजर कर रहे हो, क्या डिफरेंस रह पाया, तब अलग अलग क्वांटिटी है लेकिन आपकी यूनिट एक ही बन पा रही है। तो हमने अलग अलग क्वांटिटी के लिए अलग अलग मानक तय किया, जिससे मानक को देख करके भी आप क्वांटिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो। ज़रूरत के हिसाब से जैसी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उसका मानक तैयार किया, उसके यूनिट को तैयार किया। इस तरह से हमारा मानक और यूनिट ये सारे टॉपिक जो होती है वो कवर होती है। अब इसमें बात आता है कि अगर हम मीटर की बात करते हैं, क्या होता है मीटर। मीटर जब बनाया गया तो उस मीटर का एक्चुअल कितना लेंथ रखा गया। आज मीटर हमारे पास होता है और हम बड़े इजीली मीटर का मेजर कर लेते हैं कि ये मीटर है, मीटर का हमारे पास एक स्केल होता है, उससे हम मीटर को जान लेते हैं। लेकिन जब उस मीटर का एक स्टैंडर्ड वैल्यू हमने तय किया, एक स्टैंडर्ड वैल्यू हमने रखा, तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू किस डिफिनीशन से, किस कॉन्सेप्ट से रखा गया वो हमको समझना होगा। वैसे हमको किलोमीटर के लिए समझना होगा, कह सकते हैं सारे मूल मात्रक को हमको समझना होगा कि इनकी अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू होती कितनी है और कैसे वो स्टैंडर्ड वैल्यू रखी गई। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि मीटर, किलोमीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडिला, ये सारे जो होते हैं इनके जो स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई ना, शायद उसको बनाने में इतने टाइम लग गए, उतने टाइम का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। कितने स्ट्रगल के बाद, कितने टाइम को देने के बाद, कितने जनरेशन के बाद हम कह सकते हैं जा कर के एक मीटर का एक्चुअल वैल्यू तय किया गया, किलोग्राम की एक्चुअल वैल्यू तय की गई। तो ये कॉन्सेप्ट देने में, जिसको हम 2 मिनट में पढ़ रहे हैं ना, शायद कह सकते हैं कि इसको देने में एक लंबा टाइम बीत गया, एक इतना टाइम बीत गया कि हम और आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सिर्फ पढ़ सकते हैं, अनुमान तक नहीं लगा पाते हैं कि कितना लंबा वक्त दिया गया मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, इन सारे डिफिनीसन को, इन सारे की ट्रू वैल्यू बताने के लिए। तो चलिए, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडिला, कह सकते एक लंबी जर्नी है ये, और इस लंबी जर्नी को हम कवर करते हैं अपने अगले क्लास में। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मीटर के कॉन्सेप्ट के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।